झारखंड बोर्ड क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे चैप्टर से हम लोग ये क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हम सभी अंक के 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। फरवरी के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो 7 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रामबाण से होगी। ठीक है, इसमें आज हम लोग पॉलिटी के सब्जेक्ट को करेंगे। इसके पहले भी हमने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, हमारा पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। इससे पहला क्वेश्चन बनता है, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होता है और देश की एकता और अखंडता बनी रहती है। अगला है, सत्ता की साझेदारी में युक्तिपरक तर्क से क्या अभिप्राय है। देखिए, जो युक्तिपरक तर्क होता है ना, के अनुसार सत्ता की साझेदारी से सामाजिक टकराव कम होते हैं और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। इस तरह से इससे समाज की व्यवस्था बनी रहती है। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। हमें लिखना है, सत्ता के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समान स्तर का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। स्तर पर सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। इस तरह से हम लोग चलिए एक और क्वेश्चन, सत्ता का विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है या फिर क्या कहते हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें हमें लिखना है, सत्ता को केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय स्तर की सरकारों, पंचायत और नगर पालिका में बांटना विकेंद्रीकरण है। यानी विकेंद्रीकरण एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें सरकार के स्तरों को हम लोग ज़मीनी रूप से या फिर छोटे स्तर पर जोड़कर विकास के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, वही है विकेंद्रीकरण। इसके बाद हमारा आता है 3 अंक का प्रश्न। 3 अंक का प्रश्न में पहला क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित है, व्याख्या करें। इन्हें हमें लिखना है, सामाजिक विभाजन उन विशेषताओं पर आधारित होता है जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है, जैसे धर्म, नस्ल, लिंग आदि। व्यक्ति इन्हें बदल नहीं सकता। उदाहरण के लिए कोई दलित परिवार में जन्मा व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता है। तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। हमारा इसमें 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन इसमें, सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन करें। हम इसको देखते हैं। चलिए, हमारा पहला है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में क्या होता है, वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उसके बाद हमारा आता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा इसमें आता है। उसके बाद सामाजिक समूहों में इसमें क्या क्या आता है, विभिन्न धर्म, भाषा, जाति समूहों को प्रतिनिधित्व देना। इसके बाद राजनीतिक दलों में क्या आता है, विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा। इस तरह से सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखिए, सत्ता की साझेदारी इसलिए ज़रूरी है, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ज़मीनी स्तर पर भी काम नहीं हो पाएगा और एक ही विभाग के लोगों को सारी जिम्मेदारी मिलने से वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। इसमें हम लिखेंगे, सामाजिक टकराव में कमी, तो एक्सप्लेन करेंगे, समुदायों को शासन में भागीदारी मिलने से उनके बीच टकराव कम होता है। फिर राजनीतिक स्थिरता, इसमें लिखेंगे, सभी समूहों की भागीदारी से सरकार अधिक स्थिर रहती है। फिर लोकतंत्र की भावना को लिखेंगे, यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल है। इसके बाद राष्ट्रीय एकता में हम लोग लिखेंगे, विभिन्न समूहों को प्रतिनिधित्व मिलने से देश की एकता मजबूत होती है। इसके बाद एक और पॉइंट, जन विश्वास, सरकार में विभिन्न वर्गों की भागीदारी से जनता का विश्वास बढ़ता है। इस तरह से हमारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन में 5 पॉइंट हमने दिखा दिया, और अगर आप चाहें तो इससे और भी जोड़ सकते हैं। हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर है संघवाद। संघवाद में पहले 2 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। संघ सूची से क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें लिखेंगे हम लोग, संघ सूची में वे विषय होते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, मुद्रा आदि, ये सब। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, समवर्ती सूची से आपका क्या तात्पर्य है, इनमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। समवर्ती सूची में दोनों इसमें कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य, इन्हीं को हमें लिखना है। हम लिखेंगे, समवर्ती सूची में वे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें शिक्षा, वन, विवाह और न्याय प्रशासन जैसे विषय शामिल होते हैं, ये सारे विषय शामिल होते हैं। इसके बाद इसमें देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। इसमें हमें लिखना है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करें। ठीक है, इसकी विशेषताएं लिखना है। पहला, दोहरी सरकार, इसमें लिखेंगे, केंद्र और राज्य 2 स्तर की सरकारें कार्य करती है। लिखित संविधान, क्योंकि लिखित संविधान भी इसमें आता है हमारा देश के लिए। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियाँ स्पष्ट रूप से लिखी हैं। फिर शक्तियों का विभाजन, इसमें 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र राज्य विवादों का निपटारा करता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था, इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें 3 स्तर पर कार्य करती है। हमारा अगला चैप्टर नंबर 3, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें पहला क्वेश्चन 2 नंबर का, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। हमें लिखना है, जब सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से मेल खाते हैं वे सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। जैसे दलित समुदाय गरीब भी हो तो यह विभाजन गहरा हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें सामाजिक विभाजन किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2 उदाहरण देकर समझाइए। इसमें हम लिखेंगे, सामाजिक विभाजन राजनीतिक दलों के गठन और मतदान को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, जाति के आधार पर वोट बैंक बनाना और धर्म के नाम पर राजनीति करना, यह राजनीति को प्रभावित करता है। क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का इस चैप्टर में। 5 नंबर में पूछा जाता है हर बार, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है, उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। हम लोग उन परिस्थितियों को एक्सप्लेन करेंगे। जब बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान होता है। ठीक है, अगला में लिखेंगे, जब सभी समुदायों को समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिलता है। नेक्स्ट, जब राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों को भड़काने की वजह से सामंजस्य बैठाते हैं। जब शासन विकेंद्रीकृत होता है और स्थानीय समुदायों को स्वायत्तता मिलती है। नेक्स्ट लिखेंगे, जब कानून का शासन होता है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाता है। इस तरह से हमारा ये आंसर है और सामंजस्य बैठाता है। अगला चैप्टर है राजनीतिक दल। हम यहाँ पे जितने भी कर रहे हैं ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए कुछ ही क्वेश्चन पिक करके हमने लाया है। ठीक है, आगे देखिए, राजनीतिक दल का 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन, क्षेत्रीय दल क्या है। इसमें लिखेंगे, जो राजनीतिक दल किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित होते हैं और वहीं सक्रिय रहते हैं उन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। जैसे झामुमो झारखंड। बाद हमारा अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार क्या होती है। इसमें लिखना है, जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता तो कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जब एक से अधिक पार्टी मिलकर आपस में सरकार बनाए उसे कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, विचारों को प्रस्तुत करते हैं और जनता व सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब बढ़ेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। इसमें लिखेंगे, राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले लोगों का संगठित समूह है जो चुनाव लड़कर सत्ता में आना चाहता है। ये नीतियाँ बनाता है, चुनाव लड़ता है और सरकार या विपक्ष के रूप में काम करता है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन अब 5 नंबर वाला में है, राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करें। इसमें हमें राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करना है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले चुनाव लड़ना, इसमें हम लोग लिखेंगे उम्मीदवार खड़े करना और घोषणा पत्र जारी करना। इसके बाद नीतियाँ बनाना, इसमें लिखेंगे विभिन्न मुद्दों पर नीतियाँ तैयार करना। फिर अगला है सरकार बनाना, यानी बहुमत प्राप्त कर शासन चलाना। फिर हम लोग लिखेंगे विपक्ष की भूमिका, इसमें सरकार की आलोचना और निगरानी करना। फिर जनमत तैयार करना, इसमें जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। ठीक है, उसके बाद कानून बनाना, संसद में कानून का निर्माण करना। ये हमारा राजनीतिक दल के कुछ प्रमुख कार्य हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। इनको कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वो चुनौतियां कुछ इस प्रकार है, हम लोग देखेंगे इसमें। पहला, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। दलों में खुले चुनाव नहीं होते, नेताओं का वर्चस्व रहता है। इसके बाद लिखेंगे वंशवाद, इसमें लिखेंगे पारिवारिक उत्तराधिकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके बाद धन और अपराध का प्रभाव, इसमें हम लिखेंगे चुनाव में धन और अपराधियों की भूमिका बढ़ रही है। फिर सैद्धांतिक अंतर की कमी, यानी दलों में विचारधारा का अंतर कम होता जा रहा है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां हैं। हमारा अगला चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम से। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें। इसमें हम लिखेंगे राजनीति में धन और अपराध बढ़ता जा रहा है और भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता ये भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार सब क्या समझते हैं। इसमें लिखेंगे नागरिकों को सरकारी कार्यों और निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार सूचना का अधिकार कहलाता है। ठीक है, इसमें आप अपना किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल
या फिर उसका अभी करंट स्टेटस की कार्य कहाँ तक पहुँचा, ये जान सकते हैं। हमारा अगला है लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। हमें लिखना है लोकतंत्र में कार्यों और निर्णयों की जानकारी जनता को उपलब्ध हो, यही पारदर्शिता कहलाती है। यह जवाबदेही सरकार करती है। इसके बाद हमारा आता है 3 नंबर का सवाल। इसमें हम लिखेंगे, क्वेश्चन है एक अच्छे लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती है। देखिए, कई बार विशेषताओं वाला सवाल पूछा जाता है, लेकिन आपको ये देखना है कि मार्क्स कितना का है। 5 नंबर का है तो फिर आपको लॉन्ग लिखना होगा, 3 नंबर का है तो फिर 5-6 लाइन लिखना होगा। इसमें हम लोग लिखेंगे इसकी विशेषताएं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त करना, जागरूक सरकार जवाबदेह और पारदर्शी होती है, कानून का शासन होता है और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। इस तरह से अगला हमारा है 5 अंक के क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अभी इसके पहले भी चुनौतियों का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लिखना है क्योंकि ये 5 नंबर का है। इसमें हम लोग लिखेंगे, पहला भ्रष्टाचार, राजनीति और प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, जाति धर्म लिंग आधारित भेदभाव, राजनीति में अपराधीकरण यानी कि अपराधियों का राजनीति में प्रवेश। इसके बाद राजनीतिक दलों में सुधार, आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता की कमी। इसके बाद शिक्षा का अभाव, इसमें हम लोग लिखेंगे निरक्षरता के कारण जागरूकता की कमी। ये हमारा इस तरह से ये होता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कहा जाता है, ऐसा क्यों, ये हमें आंसर देना है। ठीक है, लिखेंगे जनता की सरकार, पहला में जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। इसके बाद लिखेंगे अधिकारों की सुरक्षा, नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलते हैं। फिर लिखेंगे जवाबदेही, यानी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद फिर लिखेंगे समानता, यानी सभी को समान राजनीतिक अधिकार, शांतिपूर्ण परिवर्तन। इसमें लिखेंगे चुनाव से सरकार बदली जा सकती है। फिर एक और स्वतंत्रता, इसमें लिखेंगे अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता मिलती है। ये हमारा हो जाता है। आगे है क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 5 आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। पहला, शिक्षित और जागरूक नागरिक। उसके बाद इसे एक्सप्लेन करेंगे, लोगों में राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए। अगला लिखेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसमें हम लोग बताएंगे समय पर स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए। उसके बाद स्वतंत्र मीडिया को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। मजबूत विपक्ष, सशक्त विपक्ष सरकार पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद सामाजिक असमानता, ये सामाजिक भेदभाव कम होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।